गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक जो भी चीज़ें आपको बताई गई, जैसे अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और साथ ही साथ हमने एक नए रूप से आपको नए पैटर्न से केमिस्ट्री को स्टार्ट कराया हुआ है, जिसमें मैंने आपसे अभी तक बात किया था सॉलिड्स के बारे में। अब आज जो हम बात करेंगे बेटा, वो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, डिफरेंस करेंगे। सीधी सी बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात करते हुए चलते हैं, किसके बीच में? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। तो चलिए आज डिफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस इन बिटवीन, in between solid, liquid and gas, solid, liquid and gas। अब बेटा यहाँ डिफरेंस में ही हम इसकी डिफिनीशन की बात कर लेंगे, डिफरेंस में ही हम इसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं। जैसे मैंने क्या मेंशन किया? कैरेक्टर्स। किसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे? हम बात करेंगे, एक बार बात करेंगे बेटा सॉलिड की, दूसरी बात हम बात किसके लिए करेंगे? लिक्विड की, और थर्ड वन टाइम हम किसके लिए बात करेंगे? गैस की। तो चलिए अब हर एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज हम लोग समझते हुए चलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा बेटा, थोड़ा सा पॉइंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो पहला जो हमारा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? शेप एंड साइज। पहला कैरेक्टर क्या है? शेप एंड साइज। अगर हम बात करें सॉलिड के लिए, तो जो शेप और साइज होता है बेटा, वो क्या होता है? फिक्स। जिसे आप क्या कह सकते हो? दूसरे फॉर्म में आप क्या कह सकते हो? डेफिनेट। यानी ये बताया जा सकता है कि इसका क्या शेप है और इसका साइज क्या होगा, बताया जा सकता है। लेकिन लिक्विड के लिए इसे हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। क्या बात कर रहे हैं? इनडेफिनिट। यानी इसके हम शेप और साइज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और सिमिलर प्रॉपर्टीज हम किसके लिए बात करेंगे? गैस के लिए। इसके लिए भी क्या होगा? इनडेफिनिट। यानी अगर हम शेप और साइज की बात कर रहे हैं तो सॉलिड के लिए शेप और साइज क्या होगा? डेफिनिट होगा। लिक्विड और गैस के लिए क्या होगा? इनडेफिनिट होगा। जब हम यही सेकेंड प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, किसके लिए अकॉर्डिंग बात करेंगे? मास एंड वॉल्यूम। तो मास एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सॉलिड के लिए मास और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, यानी डेफिनिट होता है। ठीक है। जब हम यही काम लिक्विड और गैस के लिए बात करेंगे तो ये लिक्विड और गैस में ये क्या होंगे? इनडेफिनिट। अब यहां से ही आपका डिफिनीशन निकल के आता है बेटा। अगर हम यहां से इनके डिफिनीशन की बात करें तो इनके कॉन्सेप्ट को कैसे आप याद रखेंगे? अगर इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें कि those substances which shape, size, mass and volume are definite at a रूम टेम्परेचर। किस पर डेफिनिट हो बेटा? रूम टेम्परेचर पर। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। यानी अगर हम डेफिनेशन के टर्म से बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन का जो टर्म है वो क्या है कि भाई सॉलिड के लिए क्या होगा कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके शेप, साइज, मास और वॉल्यूम ये सारी चीजें क्या हो? डेफिनिट हो, फिक्स हो। किस पर फिक्स हो? रूम टेम्परेचर पे। तो उसे क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। जब हम यही बात किसके लिए? लिक्विड के लिए बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच shape and size are not fixed, यानी इसका जो शेप और साइज होगा वो फिक्स नहीं होगा, बट मास एंड वॉल्यूम
are fixed at a room temperature. अब कहा यह गया कि जो मास और वॉल्यूम है ये चीजें फिक्स होंगी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन शेप और साइज फिक्स नहीं होगा किस पर, रूम टेम्परेचर पे। तो उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, लिक्विड कहा जाएगा। ऐसे ही जब आप गैस के लिए बात करोगे तो गैस के लिए बस आपको क्या करना है, दो substances which shape, size, mass and volume are not fixed at a room temperature. किस पर फिक्स ना हो बेटा, रूम टेम्परेचर पर। तो क्या होगा, उन्हें क्या कहेंगे, गैस। यानी सारी चीजें फिक्स किस में है, सॉलिड में। सारी चीजें फिक्स नहीं है किस में, गैस में। शेप और साइज फिक्स नहीं है, लेकिन मास और वॉल्यूम फिक्स है किस में, लिक्विड में। तो ये तो दो प्रॉपर्टीज शेप और साइज के अकॉर्डिंग हुई। ऐसे ही बेटा जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इनके कैरेक्टर्स ऐसे मेंशन कर लेना है। यहां पे क्या मैंने मेंशन कर लिया, कैरेक्टर्स किसके लिए, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। अब यहां पे सारे कैरेक्टर्स को बेटा आपको समझते हुए चलना है और हर एक कैरेक्टर्स को पॉइंट वाइज आपको क्लियर करना है। जैसे अब यहां पे मैंने दो कैरेक्टर बात किया था, तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। तीसरा कैरेक्टर हमारा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड क्या होगा साथ में, रेंज ऑफ पार्टिकल। क्या होगा, रेंज ऑफ पार्टिकल। ठीक, अब इतने प्रॉपर्टीज आपको समझने हैं, यानी दो प्रॉपर्टी एक साथ आपको समझनी है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, रेंज ऑफ पार्टिकल। अगर आपको मन हो तो, लेकिन चलो पहले समझते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। अब ये मैं पहला मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, ठीक। अब अगर सॉलिड होंगे तो इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, वेरी क्लोज। लिक्विड के थोड़े से दूर होंगे सम, और जो गैस होगा उसके पार्टिकल क्या होंगे, बहुत दूर होंगे। यानी अगर हम इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, किसकी बात कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, वेरी लो होगा। क्या होगा, वेरी लो। इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन कम होगा, तो वेरी लो एंड लो। और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यानी ये क्या होगा, हाई। अब इस चीज को कैसे समझे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये दो चीजें हैं, एक पेन है और एक व्हाइट स्मार्ट बोर्ड पेन है। अब इन दोनों पेन को मैंने क्या किया, पास पास रख दिया, एकदम पास में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है, थोड़े से। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये एकदम एक दूसरे से स्टिक है, चिपके हुए हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड में। अगर थोड़े से दूर, यानी यहां से एक पार्टिकल को थोड़ा सा दूर यहां पे मैंने ला दिया, तो ऐसे कंडीशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड। कौन रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड, यानी ये पोजीशन लिक्विड। अगर मैंने इन दोनों को थोड़ा सा यहां पे जैसे ऐसे, ठीक, अब इतनी ज्यादा दूरी पे रख दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस। तो यानी गैस, लिक्विड और सॉलिड की कंडीशन को आपको क्लियर करना है। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अगर स्पेस बहुत ज्यादा कम हो जाए तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड को। थोड़ा कम होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड को। और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, गैस को। अब यहां पे ये जो स्पेस है इसका क्या रेंज होता है बेटा, तो इसका रेंज होता है 10⁻³ टू 10⁻⁷ मीटर।
क्या होता है 10⁻³ टू 10⁻⁷ मीटर। इनके लिए जो रेंज है बेटा वो क्या होता है 10⁻⁷ टू 10⁻³ मीटर। ठीक, और गैस के लिए जो रेंज होता है वो क्या होता है बेटा 10⁻³ टू 10⁻³ मीटर। अब यहां पे देखिए बाकी सब में तो ठीक है, सॉलिड में थोड़ा सा ये गैप ज्यादा है। ये गैप ज्यादा क्यों है, क्योंकि भाई सॉलिड को यहां पे आपको दो पार्ट में डिफाइन करना है। एक क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। दूसरा आपका यहां पे क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड, क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो रेंज है बेटा वो क्या है 10⁻³ टू 10⁻⁷ मीटर। कितना है 10⁻³ टू 10⁻⁷ मीटर। और एमॉर्फस सॉलिड के लिए जो रेंज है वो कितना है 10⁻, ओह थोड़ा सॉरी यहां पे एक मिस्टेक है बेटा, थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर दूं। क्या होता है 10⁻³ टू 10⁻⁻ मीटर। और एमॉर्फस के लिए होता है बेटा 10⁻10 टू 10⁻⁷ मीटर। वो बेटा मैंने ओवरऑल बता दिया। लेकिन यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इनका जो रेंज होगा वो क्या होगा 10⁻³ टू 10⁻10 मीटर। और जो एमॉर्फस सॉलिड है इनका जो रेंज है वो कितना है 10⁻10 टू 10⁻⁷ मीटर होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये तो बेटा किसके लिए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के लिए हो गए। लेकिन अब कुछ चीजें आपको यहां पे और समझनी होती है कि भाई ऐसी कंडीशन क्यों हो रही हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट में आते हैं। अब अगर जैसे ही बेटा हम ये बात कर लेते हैं रेंज ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, देन हमें क्या क्या ध्यान देना होगा कि भाई अगर सॉलिड लिक्विड गैस है तो इनके लिए आपको कैसे नेक्स्ट डिवीजन करना है। ठीक, अब नेक्स्ट आपको फोर्थ प्रॉपर्टीज जो लेनी है वो क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। अब ध्यान देना बेटा जैसे एक मॉलिक्यूल ये था दूसरा मॉलिक्यूल ये था, मैंने ऐसे दो मॉलिक्यूल बनाए थे। लिक्विड के लिए एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल ये, गैस के लिए एक मॉलिक्यूल यहां पे और दूसरा यहां पे, ऐसे मैंने बनाया था। अब आप बताओ कि भाई फोर्स किस में ज्यादा लगेगा। जो पास पास में है बेटा उस पे फोर्स क्या होता है हाई। तो यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा हाई होगा। और जो गैसेस होंगे इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा लो होगा। लेकिन जो लिक्विड है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा मॉडरेट होगा। क्या होगा मॉडरेट होगा। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा और गैस में लो होगा। देन हम यहां पे एक बात करेंगे बेटा किसके बारे में बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड डेंसिटी के बारे में। यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी के कॉन्सेप्ट की बात करें। अगर सॉलिड है तो बेटा याद रखना सॉलिड में ये सारी चीजें क्या होती हैं हाई। क्यों, क्योंकि भाई बॉइलिंग और मेल्टिंग, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग क्या होता है भाई कि जैसे ही आप हीट करो तो वो क्या हो कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको टेम्परेचर क्या चाहिए ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा है तो इसीलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है ज्यादा। और जिनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जनरली उनकी डेंसिटी भी क्या होती है ज्यादा। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी और गैस की क्या होगी लो, लेकिन लिक्विड की क्या होगी मॉडरेट। ये बात क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देना है कंप्रेसिबिलिटी। क्या ध्यान देना है कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि किसको कितना दबाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसको दबाया जा सकता है। तो याद रखना सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है लो होती है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है हाई होती है और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है मॉडरेट होती है।
ठीक। अब यहाँ पे ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझना होता है किसके डिफरेंस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बात क्लियर। अब भाई यहाँ पे बेटा आपको क्लासिफिकेशन करना है मैटर का, ठीक है। अब आप अगर क्लास 11 की बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझने से पहले आपको एक कंडीशन ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको ग्राफ वाइज आपको समझ लेना है, ठीक है। तो क्या करना, आप मैटर को क्लासिफाई करना पहले टू पार्ट में। कितने पार्ट में, टू पार्ट। फर्स्ट क्या होगा, मिक्सर, जिसे आप मिक्सचर कहते हो। सेकेंड वन आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस। क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर हो गया बेटा, और क्या हो गया, प्योर सब्सटेंसेस हो गया। अब मिक्सचर को भी क्लासिफाई किया जाता है बेटा टू पार्ट में। कितने पार्ट में, टू पार्ट, होमोजीनस और दूसरा क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनस। क्या होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। जब हम बात करते हैं बेटा प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या होता है आपका, एलिमेंट। फर्स्ट क्या होता है, एलिमेंट। एंड सेकेंड वन आपका क्या होता है यहां पर, कंपाउंड्स। यानी आपको यहां पे एलिमेंट्स और कंपाउंड समझने हैं, किसमें, प्योर सब्सटेंसेस में। और मिक्सचर में आपको दो चीजें समझनी है। क्या समझनी है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां पे बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, मिक्सचर से। किससे स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर। अब यानी आपको यहां पे ये फोर चीजें आपको समझनी है, ये फोर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो फोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले आपको हर एक कॉन्सेप्ट का पहले तो मीन पता होना चाहिए। मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू आर मोर देन टू, when two are more than two substances are mixed with each other, are mixed with each other in indefinite ratio, indefinite ratio। कहा यह जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को आप मिला दो, और मिलाने के बाद इनका जो रेशियो हो वो कैसा हो, इनडेफिनिट, यानी फिक्स ना हो। तो जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, ए और बी को मिलाया, क्या मिल गया हमें, सी। लेकिन फिर हमने ए और बी को मिलाया, अब क्या मिल गया, डी। तो यानी मिलाने से ही आपको सी भी मिल रहा है और डी भी मिल रहा है। लेकिन अब एक बार में इसे किस रेशियो में मिला है कि सी मिला, दोबारा किस रेशियो में मिला है कि डी मिला। तो ऐसे ही कंडीशन में आपको ये चीजें क्लियर करनी है। यानी यहां पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है वो क्या है, इनडेफिनिट है, फिक्स नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस फिक्स नहीं है, तभी हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, मिक्सचर कह रहे हैं। ये बात क्लियर। अब जनरली मिक्सचर क्या होते हैं कि भाई मिक्सचर्स आर generally classified into two parts, मिक्सचर को जनरली कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला आपका क्या होता है बेटा यहां पर, होमोजीनस मिक्सचर। फर्स्ट वन क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। सेकेंड वन आपका क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेकेंड वन आपका क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, फर्स्ट वन आपका क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है ना। तो चलिए पहले होमोजीनस मिक्सचर से बात करें। किससे बात करनी है बेटा, होमोजीनस मिक्सचर।
ठीक। अब होमोजीनियस मिक्सचर के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा बेटा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा, व्हेन two or more than two components, two or more than two components mixed with each other, mixed with each other, each other and form a similar nature, a सिमिलर नेचर। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को हम मिला दें, मिलाने के बाद बेटा वो क्या बना ले, एक जैसा नेचर बना ले। यानी दोनों को मिलाने के बाद उनका जो नेचर आए, जो चीजें आपने बनाई उसका जो नेचर आए वो क्या हो, एक जैसा दिखाई पड़े। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब जैसे मान लो हमने ए और बी को मिलाया और मिलने के बाद सी मिला। अब जैसे इस कंडीशन में जो सी मिला, इन दोनों का कॉम्बो फॉर्म आया। अगर मान लेते हैं ए के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, शुगर, और बी के प्लेस पे क्या ले लिया, वाटर, तो हमें जो ये सी मिला होगा ये क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन, यानी जिसे आप शरबत कहते हो। अब शरबत में क्या है कि भाई चीनी आपने डाला, पानी डाला और क्या बन गया, शरबत बन गया। तो चीनी और पानी, क्या ये अमाउंट फिक्स होता है कि भाई आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डालेंगे, 200 ग्राम डालेंगे, 500 ग्राम डालेंगे? ये तो अमाउंट फिक्स नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, अमाउंट फिक्स ना हो, तो जो ये मिक्सचर फॉर्म होता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन कब, ये भी चीजें ध्यान देना, लेकिन कब, जब ये सिमिलर नेचर, यानी जब शुगर और वाटर को मिला देते हैं, मिलने के बाद जब ये शुगर सॉल्यूशन बन जाता है तो लास्ट में ना तो ये प्योर वाटर होता है ना प्योर शुगर क्रिस्टल मिलता है आपको, यानी शुगर क्रिस्टल डिसअपीयर हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन ही क्या है, या ऐसे मिक्सचर ही क्या होते हैं, होमोजीनियस। अब दूसरे में जनरल कॉन्सेप्ट में जैसे मान लेते हैं एल्कोहल प्लस वाटर। अब एल्कोहल को वाटर में मिला दो तो ये क्या बनाता है, इसमें भी बेटा आपने देखा होगा ये एल्कोहलिक पर्सन यूज करते हैं। तो एल्कोहलिक पर्सन क्या करते हैं, एल्कोहल या वाटर दोनों को मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद दोनों के अमाउंट की बात नहीं करते। अगर बेटा दोनों का अमाउंट फिक्स हो जाए तब तो वो अलग चीजें हो गई ना, लेकिन जब तक अमाउंट फिक्स नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग है, तो हम किसके बारे में बात करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। सॉरी, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आप खुद से सोचो बेटा, अगर सॉल्ट ले लिया जाए, किसके साथ, वाटर के साथ मिलाया जाए, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये बताओ क्या सॉल्ट फिक्स होता है कि भाई हम 1 लीटर वाटर लेंगे तो 1 लीटर वाटर में इतना ही सॉल्ट डालेंगे? ऐसा तो फिक्स नहीं है ना। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि फिक्सिंग ना रहे किसी भी कंपोनेंट का, लेकिन वो दोनों आपस में मिलकर एक नई चीजें बना रही हो, तो वही क्या है, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे एक और एग्जांपल आप याद रखिए कि मिल्क प्लस वाटर, दूध वाले भैया लोग यही करते हैं ना बेटा, कि मिल्क लेते हैं उसमें वाटर डालते हैं। अब इनिशियल टाइम में वो वाटर नहीं डालते, जब देना होता है तो वो डाल देते हैं। अब भाई वो लेके चलते हैं, मान लो 50 लीटर की कैन लेके चले वो। अब उस कैन में उन्होंने कितना डाला, पहले मान लो मिल्क उन्होंने 40 लीटर लिया, 10 लीटर पानी मिक्सअप कर दिया। जब वो बांटना स्टार्ट किए, 2-4 घर बांटे, तो उन्हें लगा कि यार अब आगे के घरों में कम पड़ सकता है, वो पहुंचेंगे कुछ वाटर और ऐड कर देंगे। फिर अगर ऐसे ही उन्हें ये फील हो कि कमी हो रही है, हमें ये पूरा नहीं हो पाएगा, हमारे सप्लाई जो कस्टमर है उनको हम पूरा नहीं दे पाएंगे, तो वो वाटर ऐड कर देते हैं। तो वाटर जो ऐड करते हैं बेटा, इसकी वजह से जो ये मिक्सचर बनता है, वो मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस। वो मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा हमें क्या बात करना होता है, सेकेंड वन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किसके बारे में बात करना होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। सॉरी, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे समझोगे बेटा,
कि that mixture which is formed due to mixing of two or more than two components, but they cannot mix with each other. अब कहा यह गया कि ऐसी सिचुएशन हो कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आप मिला दो, यानी जैसे मान लो हमने क्या मिलाया, ए और बी, और इससे क्या मिल गया, ए बी मिला, तो भाई ए और बी दोनों के अपीयरेंस आ रहे। अगर ऐसा मिक्सचर हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये बात क्लियर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो अपीयरेंस है दोनों कंपोनेंट्स का क्या होगा, सेम आएगा, या दोनों कंपोनेंट्स का अपीयरेंस प्रेजेंट होगा। अब जैसे सैंड एंड वाटर, तो बेटा वाटर में अगर सैंड मिक्सअप होता है तो सैंडी वाटर होता है, और इस सैंडी वाटर में बेटा आपने देखा होगा कि अपर सरफेस पे तो वाटर आपको अपीयर होता है, बॉटम पे सेडिमेंटेशन के तौर पे आपको क्या मिल जाता है, सैंड मिल जाता है। ये बात क्लियर। ऐसे ही बेटा अगर आप स्टोन एंड, किसकी बात कर रहे हो, स्टोन प्लस वाटर, वाटर में किसको मिक्सअप कर रहे हो, स्टोन को, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इन्हें क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, कि ये होमोजीनस है या हेट्रोजीनस। अगर होमोजीनस होंगे तो ये पूरे अपने आप की नेचर को बदल लेंगे और सिमिलर नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, और हेट्रोजीनस होंगे तो ये अपने पूरे नेचर को नहीं बदलेंगे, ये अपने नेचर में बने रहेंगे, ये अपने नेचर को चेंज नहीं करना चाहेंगे, और जब अपने नेचर को नहीं चेंज करेंगे तो ये कौन से मिक्सचर में रिप्रेजेंट होंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर में। ये बात क्लियर। अब एक बात आपको याद रखनी है, दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठाना है बेटा, कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर दोनों में एक चीज याद रखना कि होमोजीनस मिक्सचर जनरली फॉर्म सॉल्यूशन, यानी जो होमोजीनस मिक्सचर है यही बेटा क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर आपका सॉल्यूशन फॉर्मेशन नहीं कराता। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा किसके लिए, प्योर सब्सटेंसेस के लिए। तो बेटा उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितने भी चीजें आपको बताई गई, आप सबने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।